तो आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम है सुभाष बत्रा जी। 1991 में रोहतक से ये विधायक बने थे और चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में पहले मुख्य संसदीय सचिव और उसके बाद ये गृह मंत्री बने। हरियाणा के 4 मुख्यमंत्रियों से इनका बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है। उनकी कार्यप्रणाली को उन्होंने देखा है। ताऊ देवीलाल को, चौधरी बंसीलाल को, चौधरी भजनलाल को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आज सुभाष बत्रा जी हमें बहुत दिलचस्प किस्से राजनीति के बताने वाले हैं। आप आराम से ध्यान से इनसे सुनिए और आइए बात करते हैं सुभाष बत्रा जी से। बत्रा जी, आपका राजनीति की बातों में स्वागत है। धन्यवाद बहुत। बत्रा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ? मेरे पिताजी रोहतक म्यूनसिपल कमेटी के काफ़ी सालों तक प्रधान रहे। अच्छा, क्या शुभ नाम उनका? श्री प्रकाश चंद बत्रा जी। और उस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के 25 पार्षद होते थे। अच्छा, रोहतक के। और कमेटी होती थी, आज तो कारपोरेशन बन गई है जी। और सेठ श्री कृष्ण दास जो मंत्री रहे वो भी कमेटी का चुनाव लड़े, मेरे पिताजी भी कमेटी का चुनाव लड़े और मेरे जो ताया जी थे सूर्यकांत जी बत्रा, अच्छा, वो बीजेपी से चुनाव लड़े। अच्छा, वो बीजेपी से। और हम पहली हमारी फैमिली है वो बीजेपी से पार्षद बने, मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी से पार्षद बने। दिलचस्प किस्सा है, बराबर की सीट आई, 11 कांग्रेस की, 11 बीजेपी की, 4 इंडिपेंडेंट, 1 वोट से प्रधान बनना। उस वक्त भगवत दयाल शर्मा पीसीसी के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। रोहतक म्यूनसिपल कमेटी, रोहतक आप जानते हो राजनीतिक इसको गढ़ माना जाता है जी। अगर कोई राजनीति के मैसेजेस जाते हैं तो रोहतक से ही जाते हैं। तो उस वक्त सेठ श्री कृष्ण दास प्रधान बनना चाहते थे। उन्होंने हमारे पिताजी को कहा जी कि आप मेरे कहने से जो आपके ताया का वोट है, आपके भाई का वोट है, अच्छा, वो दिलवा दो, हमारा प्रधान बन जाएगा, कांग्रेस की साख बनेगी। काफ़ी बातों के बाद जी मेरे पिताजी एग्री कर गए इस शर्त पे कि 6 महीने सेठ श्री कृष्ण दास प्रधान बनेगा, उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे, फिर मेरे पिताजी बनेंगे। अच्छा। तो हम अपने ताया को बीजेपी से तोड़ के कांग्रेस में ले आए और सेठ जी म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान बने। यहाँ से है राजनीति की शुरुआत। मैं चंडीगढ़ लॉ करने चला गया था। इन द मीन टाइम मेरी रुचि शुरू से स्टूडेंट एजुटेशन में, मतलब कीड़ा था राजनीति। हाँ, राजनीति का कीड़ा था और मेरे पिताजी मुझे बड़ा उच्च कोटि का वकील बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी इच्छा राजनीति में थी। मैंने 8-10 साल फौजदारी की प्रैक्टिस भी की। अच्छा। और उस 8-10 साल के अंदर मैं जो अग्रणी श्रेणी के जो फौजदारी के वकील थे उनमें से मैं एक गिना जाता था। अच्छा, मतलब ठीक ठाक प्रैक्टिस चल रही थी? खूब। मेरे टाइम में चोई लहरी सिंह जैसे एडवोकेट थे जो ज्वाइंट पंजाब के वजीर रहे। तो मैं जो आपने कहा कि राजनीति का कीड़ा कैसे घुसा मेरे दिमाग में, तो मेरे पिताजी के थ्रू कमेटी में प्रधान बनना, सेठ जी के बाद फिर मेरे पिताजी प्रधान बने। अच्छा, उन्होंने अपना वादा निभाया? हाँ, वादा नहीं, सेठ जी ने अपना वादा नहीं निभाया। अच्छा। वो लगातार 5 साल म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान रहे, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया। अच्छा। उनको हटाया मेरे पिताजी ने, फिर मेरे पिताजी पर। पहला मौका था जब मेरे पिताजी प्रधान बने कमेटी के और मेरे ताया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। अच्छा, उस समय। तो ये राजनीति में एक मेरे फादर की, चाहे वो आगे एमएलए का चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन राजनीति में उनकी वजह से आया, रुचि उनकी वजह से थी। फिर मैं, आप देखिए, 71 में मैं वकालत करके आया। 72 में मैं पहला आदमी था जी जो प्रदेश का डेलीगेट इलेक्ट हुआ कांग्रेस में। और मैं 72 से लेकर 78 तक मैं लगातार एआईसीसी का मेंबर रहा। 79 में मुझे सिटी कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनाया, रोहतक का। और ये सामने आपके चौधरी दलबीर सिंह शैलजा जी के पिताजी बैठे हैं, वो देखिए। वो पहले सीएम स्टीफन हमारे यूनियन मिनिस्टर थे, वो चौधरी दलबीर सिंह हैं और मैं उस वक्त बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट भाषण देने लग रहा हूँ। ठीक है। कितनी पुरानी फोटो है ये। और मैं 79 में सिटी कांग्रेस का प्रधान बन गया और 1980 में मैं जिला कांग्रेस कमेटी अर्बन का प्रेसिडेंट बन गया। अच्छा, तो इसका मतलब तो उस समय से लेके 91 तक आपने तो बहुत लंबा समय लगा। बड़ा लंबा समय राजनीति में। हाँ जी, हाँ जी। सफलता में तो 72 में
मैं डेलीगेट बना तो मैं ही अकेला उस वक्त सुरेंद्र बंसीलाल जी का दौर था। बंसीलाल जी का दौर था। चौधरी बंसीलाल जी के बेटे सुरेंद्र मेरे साथ क्लास फेलो थे। अच्छा, वो आपके साथ चंडीगढ़ में। अच्छा। हमने इकट्ठे यूथ कांग्रेस ज्वाइन की। सुरेंद्र चाहता था कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ूं, लेकिन किसी कारणवश दो ही नाम गए, शेठ श्री कृष्णदास एंड सुभाष बत्रा। लेकिन चौधरी बंसीलाल जी की लिस्ट में शेठ जी का नाम अप्रूव हो क्योंकि गया। बड़े नेता थे। हाँ, मुझे टिकट नहीं मिल पाया। पहला चुनाव उन्होंने 1972 में लड़ा, लाला जी ने। लाला जी, उसमें आपका भी नाम गया था? मेरा भी नाम गया था। हम दो ही नाम थे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक। लेकिन सेठ कृष्णदास जी बंसीलाल जी के नजदीकी थे? वो नहीं, वो बनारसी दास गुप्ता जी के नजदीक थे। अच्छा, अच्छा। बनारसी दास गुप्ता एंड चौधरी बंसीलाल जी एक थे। तब एक थे, बाद में तो बिगड़ गए। बाद में बिगड़ गए। तो लेकिन मेरी राजनीति में रुचि रही जी। मैं कचहरी में प्रैक्टिस भी करता रहा, लेकिन राजनीति में भी मैं जिला कांग्रेस कमेटी का मैं प्रधान 80 में बन गया। और लगातार 17 साल में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा। 91 में मेरे को टिकट मिली, बड़ी जद्दोजहद के बाद। कैसे मिली टिकट? 82 में भी मैंने अप्लाई किया। 91 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम 40-45 सालों से इकट्ठे रहे। अच्छा, आप उनके दोस्त हैं? हाँ जी। चौधरी बरिंदर सिंह लॉ में मेरे साथ थे। अच्छा। और स्कूल में भी मेरे साथ थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां। और वो बन गए पीसीसी के प्रेसिडेंट। अच्छा। 91 में। तो इन दोनों ने मेरी सपोर्ट की। अच्छा। तो मुझे टिकट मिल गई 91 में, मैं बन गया। लेकिन मेरे साथ षड्यंत्र भी हुआ, एक साजिश भी रची गई। क्या? उस वक्त एक नारा लगा, नीचे गंजा ऊपर पंजा। नीचे गंजा ऊपर पंजा। ऊपर पंजा, जो सेठ श्री कृष्णदास जी। हाँ, वो एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। क्या था जी, वो थोड़ा समझाओ। वो कुछ जो चौधरी भूपेंद्र सिंह के जो दोस्त मित्र थे जी, उनका ये मानना था कि सुभाष बत्रा को जो वोट मिलनी है वो तो कांग्रेस की मिलनी है, और जो लाला जी की वोट है, जो हवाप्पा से खड़े हैं, उनकी मिल जाए लोकसभा में। अच्छा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का कैंडिडेट था, मैं विधानसभा का कैंडिडेट, तो दोनों निशाने सज जाएंगे। तो मुझे इस चीज का आभास हो गया कि ओहो, तू तो घेरे में ले लिया। आपको पता लग गया नीचे गंजा ऊपर पंजा है। बड़ा नारा चला और बड़ा पॉपुलर हुआ वो नारा, स्लोगन। तो जो आदमी मुझे टिकट दिलवाने में थे, मेरे उनसे मतभेद शुरू हो गए। अच्छा, हुड्डा साहब ने टिकट दिलाई, उन्होंने नीचे गंजा ऊपर पंजा करना। उन्होंने शायद ना रोल अदा किया हो, लेकिन उनके शुभचिंतकों ने ये खेल खेला। लेकिन मैंने फिर ये सोच के कि तू अब मैदान में आ गया तो तूने लड़ाई लड़नी है। मैंने 42 कॉर्नर मीटिंग की, 42। अच्छा। और एक भी मीटिंग में भूपेंद्र और मैंने, आखिरी जब चुनाव था, लास्ट डे था, वानी स्टैंड पे जलसा था, मेरी हवा पीक पे चली गई थी। अच्छा। और मैंने इतना संघर्ष किया, तो फिर उन्होंने मतलब कि मुझे मनाया, वानी स्टैंड पे लेके गए। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त 9 में से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरी तरह हार के आए। 91 में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक रोहतक शहर जहाँ 40,000 वोटों से ज़्यादा की लीड हुई जी, एक कलानौर जहाँ 10,000 की लीड हुई, और एक सालावास। तो उनके सामने तो जो देवीलाल थे ना, उनके सामने देवीलाल थे। लेकिन अगर रोहतक शहर की लीड ना होती तो चौधरी भूपेंद्र सिंह रोहतक ही जिताता था उनको में से। एक तो ये किस्सा, नीचे गंजा ऊपर पंजा से मैं बचा। मैंने पर तो आपको डर सा भी लगा होगा। बड़ा भारी डर। क्या मेरे ये था, ये पंजा तो भाई ये पंजा मेरा नुकसान करेगा। ये जब बड़ा एमएलए बन गया तो पहले तो मुझे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। अच्छा, तब भजनलाल जी की सरकार बनी? जब चौधरी भजनलाल जी की सरकार बनी थी, और मुझे चौधरी भजनलाल जी बार बार टेलीफोन पे संपर्क कर रहे थे
कि पहले 7 मंत्री बनाए थे। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तोड़ने की कोशिश कर हाँ, रहे थे उनकी ये कोशिश थी कि सुभाष बत्रा वो हरपाल सिंह को नहीं बनाना चाहते थे, वो मुझे मंत्री बनाना चाहते थे। अच्छा। मैं R.K. धवन जो उस वक़्त राजीव जी के बहुत ट्रस्टेड पॉलिटिकल सलाहकारों में थे, जी। मैं उनका बड़े नज़दीकी दोस्तों में था। सुना वो रेवड़ी बहुत खाते थे रोहतक की। हाँ, खाते थे। तो उन्होंने चौधरी भजनलाल ने मेरे को टेलीफोन करते रहे कि मैं पहले 7 मंत्रियों में आपको मंत्री बनाऊंगा और मैं कैबिनेट वजीर बनता, अच्छा। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की बजाय। लेकिन मैंने मानी नहीं। मैंने कहा नहीं, जिन्होंने मेरी मदद की है मैं उनके साथ रहूँ। अच्छा, मतलब हुड्डा साहब को नहीं छोड़ना चाह रहे थे? नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो लास्ट मिनट पे जब सारा गेम मेरा निकल गया हाथ से, तो मुझे ये पता लगा कि ये तो पार्टी का फैसला है चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाना। और ये जो वरिंदर सिंह का ये जो चल रहा है कि वरिंदर को चीफ मिनिस्टर बनाओ, ये भूपेंद्र और जो ये बातें कर रहे हैं, ये सारा ढोंग है, ये नकली खेल है। इसलिए कि लोगों को मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वरिंदर सिंह भजनलाल के हक में बैठ गया, जबकि पहले 7 मंत्रियों में चौधरी वरिंदर सिंह भी मंत्री बना उसी कैबिनेट में। तो मैं नहीं माना, तो मुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी कि जहाँ मैं 7 में कैबिनेट वजीर बनता, वहाँ मैं 7 के बाद जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, तब मुझे बनाया गया। ये तो 2 साल के बाद मैं मंत्री होम मिनिस्टर बना। तो फिर आप भजनलाल जी के नज़दीकी हो गए? मैं भजनलाल जी के बहुत ट्रस्टेड आदमी में हो गया। उनका मैंने फेवर विन किया। वो एक बहुत ही बढ़िया किस्म के राजनीतिक थे और बढ़िया किस्म के इंसान थे। तो मैं उनके साथ उस वक़्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 12 मंत्री थे पंजाबी समाज से। अच्छा, उस समय 12 मंत्री? 12 मंत्री थे। उस इतने तो कभी नहीं रहे? नहीं, उस वक़्त ये लिमिटेशन नहीं थी। उस वक़्त चाहे कितने बनाओ। अच्छा, पंजाबी समुदाय से 12 मंत्री बना रखे थे भजनलाल? सुनिए, हरपाल सिंह, AC चौधरी, धर्मवीर गाबा, सुरेंद्र मदान, श्यामदास मुखीजा, लीला किशन, बलबीर पाल शाह, KL शर्मा, सुभाष बत्रा, सुरेंद्र मदान, ये सारे हम 12 अमीर चंद मक्कड़, हम सारे थे। हाँसी वाले प्रकाश तो ये तो पंजाबी समुदाय के लिए तो सबसे बेस्ट सरकार वही थी। दैट वाज द बेस्ट टाइम, आई टेल यू। इतने मंत्री तो कभी नहीं रहे। अभी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मंत्री तो नहीं है। नहीं रहे। जब चौधरी देवीलाल और मंगल सैन जी का समझौता हुआ, जब संघर्ष समिति का आह्वान किया उन्होंने 1987 में, तब इतने नहीं थे MLA। वो भी 9-10 के करीब थे जी। ये करनाल से रामलाल जी बने, सोनीपत से देशराज जी बने, इधर से अपना क्या नाम है पानीपत से वो विज साहब बने। तो मतलब कि बने थे वो डॉक्टर मंगल सैन जी के समझौते के बाद BJP से बने, लेकिन कांग्रेस से इतने मंत्री कभी नहीं बने जो हमारे टाइम में थे। और उस वक्त तो मैंने पंजाबियों के लिए बड़ा संघर्ष किया और मैंने GL बत्रा को चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन बनवाया जी। मैंने DGP पुलिस, ये बंसी गांव के रमेश सहगल को मैंने DGP पुलिस बनवाया। तो मतलब कि उस वक्त मान लेते थे आपके चौधरी भजनलाल? हाँ, मेरी माना करते थे। गृह मंत्री भी बनाया उन्होंने? गृह मंत्री भी बनाया। मेरे से पूछ के कि महकमा कौन सा चाहिए, तो मैंने कहा ये महकमा। मैं ऑनेस्टी से काम करना चाहता हूँ, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को मैं चुस्त दुरुस्त करना चाहता हूँ, मेरी एक इच्छा है। तो उन्होंने मुझे दिया, महकमा दिया। मेरे चौधरी बंसी लाल जी के साथ भी बड़े एक्सपीरियंस रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सुरेंद्र और मैं इकट्ठे पढ़ा करते थे चंडीगढ़ लॉ डिपार्टमेंट में। और मैं चौधरी बंसी लाल जी की, हम 1 महीने में यकीन मानिए 15 दिन तो खाना खाते थे हॉस्टल में। अच्छा। और 15 दिन हम चीफ मिनिस्टर निवास पे खाया करते। मैं उस वक्त चौधरी बंसी लाल जी के कार्य प्रणाली को देखता था। और आज अगर सही पूछो तो ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा। अच्छा, ये मतलब सच्चाई है कि वो 100% स्टेट के इंटरेस्ट देखते थे? स्टेट के इंटरेस्ट को पहले देखते थे, उससे कंप्रोमाइज नहीं करते थे। इस हरियाणा के अंदर टूरिज्म, जो देश के अंदर नंबर 1 का टूरिज्म खड़ा किया, तो उसका नाम चौधरी बंसी लाल जी था। तो वो अपने आप बिजली लेके आए, बड़े मतलब के व्यक्तिगत हित नहीं देखते ना। तो उनकी भी खास, वो मेरे साथ फिर 91 में MLA बतौर MLA वो तो हविपा से बन के आए।
दो ही सीट से हाँ, ओम प्रकाश जिंदल ये 7 MLA बने। तो मैं जब हम हाउस से बाहर बैठते तो मेरे को कहते कि बतरा तुझे पता है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का दायित्व तो क्या होता है? मैंने कहा जी आप बड़े सीनियर लीडर हो, चीफ मिनिस्टर रहे हो हरियाणा के, रेलवे मंत्री रहे हो, आप बताइए कुछ, आपसे भी मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ। बोले चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का दायित्व ये होता है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के अंदर तालमेल कैसे बने, अच्छा, कोऑर्डिनेशन कैसे। तो तू मुझे चाय कॉफी नहीं पिलाता कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? तो वो आज तक उनकी वो बातें मुझे, तब उनको वैसे जो सुरेंद्र सिंह से दोस्ती थी हाँ, वो मुझे अपना अजीज मानते। तो मैं उनसे पूछता कि कोई आप मुझे कोई अपना दिलचस्प किस्सा तो बताएं। अच्छा। तो वो कहने लगे कि बतरा मैं CID जो है ना आजकल, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन एक डिपार्टमेंट था इसलिए मैं मान लेता था। जब इमरजेंसी लगी तो मैं रोहतक जेल में विजिट करने के लिए गया। अच्छा। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा कि रिजक राम की तबीयत ख़राब है। मैंने तो रिजक राम को कहा कि आप मुझे अपनी वाइफ से एक एप्लीकेशन लिखवा के भेज दो, मैं आपका पैरोल करवा दूंगा। तो कहने लगे ठीक है। उन्होंने, मैं तो चला आया, उन्होंने CID का उस वक्त DSP मल्होत्रा होते थे, अच्छा, उसके हाथ में पीले लिफाफे में बंद एनवलप करके सील लगा के मेरे पास भिवानी था, मैं भिवानी भेज। तो जब मुझे वो डाक मैंने देखी तो वो CID का था, मुझे पता था कि ये पीले लिफाफे में ये, मैंने उसके 4 टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दी। अच्छा, खोली भी नहीं? ना खोली भी नहीं। तो बोले कुछ टाइम के बाद मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार मैंने रिजक राम को कहा था वो मुझे एप्लीकेशन पे जमाए, एप्लीकेशन नहीं आई, पता करो। पता करा तो उन्होंने CID के थ्रू भेजी थी। वो फाड़ के फेंक दी। वो मैंने फाड़ के फेंक दी। फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन मंगवाई और उनको पैरोल दी। तो वो जब हाउस में मैं 5 साल मेरे साथ रहे वो, तो वो बड़ा स्टडी करके आते थे। अच्छा, टू द पॉइंट बोलते थे। अच्छा, मतलब वो वाला तरह नहीं था? नो, टू द पॉइंट बोलते थे, हाँ और ना में जवाब देते थे। तो ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट, वो प्रोफेशन से वकील भी थे, लेकिन ही वॉज मतलब के वेरी सोबर। दो चोई देवीलाल जी के साथ भी मेरे बड़े, मुझे उनके नज़दीक जाने का बड़ा मौका मिला। मेरे पिताजी उस वक्त चोई चरण सिंह की पार्टी BKD में थे, जनता पार्टी का गठन भारतीय क्रांति दल में थे, हो गया था। हाँ, तो चोई चरण सिंह ने बतौर प्राइम मिनिस्टर हमारे इसी घर में खाना खा रखा है। अच्छा, बतौर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ आए थे? यहाँ आए थे। तो चोई देवीलाल, और जब मेरे पिताजी जेल से रिहा हुए तो चोई देवीलाल जी सीधे हमारे घर पे आए और 2 दिन ये हमारे मकान पे रहे। अच्छा, यही जेल से रिहा होते? रोहतक जेल में ही थे वो? रोहतक जेल में। मैं उनसे शहर में भी साथ जाता, तो उनसे भी मिलने का मुझे बड़ा, वो चाहते थे कि मैं उनकी पार्टी में आ जाऊं। दिक्कत उनको रोहतक में डॉक्टर मंगल सेन की थी, क्योंकि उनके साथ समझौता था। वो चाहते थे मैं हांसी से चुनाव लड़ूं, मैं फतेहाबाद से चुनाव लड़ूं। अच्छा, ऑप्शन दे रखे? हाँ, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के फतेहाबाद रैली दिखाने के लिए ले गए जी। तो लेकिन मैं कांग्रेस से दूर जाने की उसमें नहीं था, पोजीशन में नहीं था। वो कहते थे कि तुम छोड़, पार्टी में कुछ नहीं है, इधर आ जा। वो जो भी चाहते, उस वक्त उनकी सोच ये थी कि जाट मुख्यमंत्री बने और एक पंजाबी समाज का आदमी होम मिनिस्टर बने। अच्छा, वो कहा करते थे कि अगर ये 2 कौमें साथ मिल जाएं तो फिर हमें दिल्ली वालों से पूछने की जरूरत नहीं, हम 100 साल तक राज करेंगे। अच्छा, उनकी ये पॉलिटिकल सोच, हालांकि पंजाबी समुदाय को भी उनके साथ हुआ नहीं। ही वॉज 100% ए पॉलिटिकल मैन। और अगर कोई जमीनी कोई लीडर था तो उसका नाम चौधरी देवीलाल था। मुझे उन्होंने मोरनी हिल बुलाया, CID के DSP मल्होत्रा के थ्रू, मैं वहाँ भी मिलने गया। अच्छा, मुझे दिल्ली हरियाणा भवन में बुलाया, मैं वहाँ भी मिलने गया। एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूँ जी। जो सुल्तान सिंह PCC के प्रेसिडेंट थे, जो रोहतक वाले सुल्तान सिंह, जो गवर्नर बने बाद। हाँ जी, हाँ जी। और मैं जिला कांग्रेस कमेटी, वो जब भी आते तो बाईपास पे हमारा 1000 गज का प्लाट था, तो वहाँ वो चाय कॉफ़ी मुझे टेलीफोन कर देते। शाम का टाइम था तो उनका जो सुल्तान सिंह का टेलीफोन आया कि कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। बोला यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ एक कप कॉफ़ी पीऊँगा। मैं चला गया।
मुझे अब तक याद है, अम्बेसडर गाड़ी में 1765 नंबर गाड़ी का नंबर था। मुझे यहाँ मेरे घर पे ड्रॉप करके जैसे ही निकले, ये मोबाइल उस वक्त आए नहीं थे, मैं अंदर गया तो वो टेलीफोन की, लैंड टेलीफोन की घंटी बजने लग रही थी। मैंने टेलीफोन उठाया तो मैं देखा कि चोई देवीलाल। अच्छा। बोला अरे कहाँ गया था तू? मेरे पीछे उन्होंने टेलीफोन किया होगा। उस वक्त चोई देवीलाल का संघर्ष का जो था बहुत पीक पे चला गया था। तो मैंने कहा चोई साहब आपका ही जिक्र चल रहा था, चोई सुल्तान सिंह और मैं जिक्र कर रहे थे और वो मुझे छोड़ के गए। कहाँ है सुल्तान? अच्छा। बोला उसको लेके आ। चोई सुल्तान सिंह का लड़का पुराने हाउसिंग बोर्ड में रहा करता था। मैंने कहा चोई साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं अब उनको कैसे लेने जाऊं? बोला नहीं लेके आ। मैं किसी तरीके से चोई सुल्तान सिंह के हाउसिंग बोर्ड में पहुंचा तो वो कुर्ता उतारने लग रहे थे। मुझे देख के हैरान हो गए कि अभी तो मिल गया। कहने लगे ये क्या बात? मैंने कहा जी मेरे से गलती हो, क्योंकि सुल्तान सिंह थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मैं जिला कांग्रेस कमेटी का, और चोई देवीलाल अपनी पार्टी जनता पार्टी। तो मैंने कहा भाई मैंने गलती कर दी हो शायद। मैंने कहा जी मैंने उनको कहा कि आपकी उम्र बड़ी लंबी है, और चोई देवीलाल ने कहा कि सुल्तान सिंह को लेके आ। बोला कोई बात नहीं चलो। हम अम्बेसडर गाड़ी में बैठ के रेस्ट हाउस गए। मुझे अब तक याद है उन्होंने कहा कि सुल्तान कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? तो सुल्तान सिंह ने कहा जी 20 या 25 के बीच में। बोला दिमाग खराब हो गया, 20-25? ऐसे पंजा दिखाया, 5 नहीं 6 गिना दे। ये 1977 के चुनाव की बात है। 1987 में। 87 में ये 5 नहीं 6 गिना दे। तो सुल्तान सिंह ने कहा कि चोई देवीलाल जी आप बोरिए बहुत हो, मतलब बोर मारते हो। अच्छा उन्होंने कहा उनको? हाँ। हमारी 20 सीट भी नहीं आवेंगी। तो चोई देवीलाल कहने लगे कि आपकी 6 आ जाए तो मुझे बता देना। और वही हुआ। 90 में से 85 सीट चोई देवीलाल की 5 आई। मैंने फिर जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बन गए तो मैंने उनको बताया अपना एक्सपीरियंस कि उस वक्त चोई देवीलाल जी ने मेरे से ये कहा। तो कई दिलचस्प किस्से हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी का भी किस्सा है मेरे पास। बताइए। वो यूं है कि हमारे माल टाउन में गोल मार्केट है और वो पेवर से बड़ी अच्छी सड़क बन गई थी। काफी अरसे से लोगों की डिमांड थी वो सड़क बननी चाहिए, बन जाओ। चोई देवीलाल और डॉक्टर मंगल सैन के डिफरेंसेस हो गए थे। तो किसी ने मेरे से कह दिया कि डॉक्टर मंगल सैन जी ने, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे सूबे सिंह, वो डीसी था बलबीर सिंह। तो किसी ने मेरे को कह दिया कि डॉक्टर साहब ने सूबे सिंह को बुलाया अपने घर पे और देखो पेवर से सड़क बनवा दी, आप वो सड़क भी नहीं बनवा पाए जी। तो किसी सिलसिले में मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। चोई देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने टेलीफोन किया चौटाला साहब का पता करने के लिए, तो वो वहीं पा गए। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ नाश्ता करो मेरे साथ। मैं उनकी कोठी पे चला गया। तो मैंने और बातों के अलावा उनको ये किस्सा सुना। उन्होंने ये कहा कि जिस अधिकारी को सरकार के इशारे का पता ना हो उस अधिकारी को रहने का कोई हक नहीं। बात खत्म। नाश्ता करा, आ गया। जब वापस रोहतक पहुंचा तो मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि डीसी साहब के 2-3 बार टेलीफोन आया, आप बात करो। मैंने बात करी तो बलबीर सिंह जी ने मेरे को कहा कि बत्रा साहब आप चौटाला साहब को मिले हो क्या? मैंने कहा मैं मिल के आया हूँ। बोला आपने कोई सूबे सिंह की बात की है एडमिनिस्ट्रेटर की? मैंने कहा हाँ किसी ने मेरे से कही थी। तो मैंने उनको ये बात बताई। बोला आपने अच्छी बता दी। उनको तो नारनौल पटक दी। और डॉक्टर मंगल सैन के तो घर का ही पता नहीं है सूबे सिंह को। आपने ये बात कैसे कह दी? मैंने कहा भाई मेरे को किसी ने कही, मैंने कह दी। कहने लगे अब आप दुरुस्त करो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता चौटाला को दुरुस्त, हम जो कह दिया सो कह दिया। और सूबे सिंह जब तक ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर रहा, सूबे सिंह कभी रोहतक वापस नहीं आया। हाँ, वो उनका अपना सोचने का दायरा अलग था। चोई देवीलाल जी ही वॉज ए लिबरल। और ओम प्रकाश चौटाला प्रशासनिक पकड़ तो उनकी अच्छी थी लेकिन वो रिकनसाइल नहीं किया करते। चौधरी भजनलाल ही वॉज ए फ्लेक्सिबल मैन। वो उनके पास अगर कोई बीजेपी का अपोजिशन का भी कोई आदमी चला जाता तो उसके काम करने में भी गुरेज नहीं मानते थे। वो कहा करते थे भाई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो फिर सारी स्टेट का है, अच्छा सबका हूँ। और चौधरी बंसीलाल जी ही वॉज ए आर्किटेक्ट।
आई मे टेल यू, मैं बिल्कुल मुझे अपने तजर्बे से मैं कह सकता हूँ, वो भिवानी में कई बार सुरेंद्र के पास जाने का मौका मिलता तो वो सुबह उठते और सुबह उठ के वो अपनी रात की ड्रेस में ही गाड़ी में बैठ के पीए को बुलाते, चल भाई नहर देख के आते हैं, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनकी सोच बड़ी एक नेशनल लेवल की सोच थी। तो रेलवे मिनिस्टर रहे, वो जहाँ जहाँ रहे, लेकिन दूसरी टेन्योर के अंदर ये कुछ लोगों ने उनको जो भाजपा और इनका गठबंधन वो चलने नहीं दिया, वो कामयाब नहीं हुआ। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ क्या एक्सपीरियंसेस हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा सबसे पुराने दोस्तों में है, लेकिन जब से वो एमपी बना, मैं एमएलए बना, मैं मंत्री बन गया, उसको शायद मन में ये बात खटकती रही कि ये चौधरी भजनलाल के साथ क्यों मिले। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता लग गया था कि तुम तो नौटंकी कर रहे हो, पार्टी हाईकमांड का डिसीजन है कि भजनलाल को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो मैं क्यों पीछे रहूं फिर? तो जब मुझे पता लगा कि तुमने डब्बा भी वहां पर नकली तौर पे रखा है, जब वहां पर आपकी उसमें कैबिनेट में छतरपाल जी भी थे ना? मेरे साथ छतरपाल थे, उन्होंने गिराए से उस समय गिराए से चुनाव लड़ा था, बाद में उनको डिसमिस किया था भजनलाल ने। देवीलाल जी, हाँ, वो एयर होस्टेस के साथ मिस बेबी, वो तो बता रहे हैं फर्जी खबर थी वो। ना कोई फर्जी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, बिल्कुल ठीक थी। अनंत सिंह दांगी को डिसमिस करना चाहते थे। अच्छा, दांगी इट वाज आई हु सेव्ड हिम। अच्छा, दांगी को क्यों हटाना चाह रहे थे? दांगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किए थे ये मैम कांड में। अच्छा, तो चौधरी भजनलाल जी को ये था कि दांगी इस्तीफा दे दे और फिर 2 महीने बाद मैं इसको बना दूंगा। लेकिन दांगी को पता था 2 महीने बाद बनाना नहीं, ये मेरे से मुझे हटाना चाहते हैं। तो उसके अंदर चौधरी भजनलाल ने मुझे बीच में मीडिएट करने के लिए कहा। मैंने दांगी साहब को समझाया कि मैंने कहा ये ठीक नहीं है, और अगर भजनलाल कमिट करते हैं कि आपको 2 महीने में बना देंगे तो बना देंगे। तो मैंने कहा आई स्टैंड गारंटी फॉर इट। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भजनलाल जी बनावे नहीं थे, ये भी एक किस्सा है। अच्छा, इजराइल दौरे पे जाना था, चौधरी भजनलाल जी ने, इलेक्ट्रिसिटी का कोई डील थी इनकी, मुझे पता था। उस वक्त मैं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, मैं खुद मंत्री बनना चाहता था। अच्छा, कि दांगी बनेगा तो तू भी बन जाएगा। तो मैंने चौधरी भजनलाल जी को टेलीफोन किया, मैंने कहा चौधरी साहब मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बोला कल मैं हिसार जाऊँगा, रास्ते में लाखन माजरे जाना है, तो रास्ते में मिल जाना, फिर इकट्ठे बात करते चलेंगे। तो मैं गुलाब रेवड़ी वाले के पास गाड़ी पे उनके साथ बैठ गया। मुझे पता था कि आज से 5 दिन बाद उन्होंने इजराइल विजिट पे जाना है। मैंने कहा चौधरी साहब इजराइल का प्रोग्राम पक्का है? बोला बिल्कुल पक्का है। मैंने कहा आपका जहाज इजराइल उड़ेगा और दांगी का जहाज हवाप्पा में उड़ेगा। बोला क्या मतलब? वहाँ पार्टी छूटेगा। चौधरी भजनलाल जी बड़े डिस्टर्ब हुए। बोला एक के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहा मकान से 1 ईंट अगर निकल जाए ना तो खाम खा की बदमजगी होगी, आप बाहर जाओगे, हाँ वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा क्या करें? तो लाखन माजरा में मैंने उनके चेहरे को देखा कि वो कुछ मोमेंट के लिए डिस्टर्ब हुए, और अगले ही दिन उन्होंने फैसला लिया कि दांगी को नेक्स्ट डे 10 बजे ओथ दिलाई जाएगी। अब मेरा ये था कि ओथ उसकी अकेले की नहीं होनी चाहिए, मेरी साथ होनी चाहिए। चौधरी भजनलाल जी ने मन बना लिया था कि अगर अकेले दांगी को बनाऊंगा तो उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी, तो बत्रा को साथ बना दो। लेकिन प्रेशर इतने हुए मुझे ना बनाने के लिए, तो दोपहर के बाद उन्होंने मन बना लिया कि एक ही दांगी को बनाऊंगा। लेकिन मुझे ये आभास हो चुका था, मैंने आर के धवन जो उस वक्त बड़े पावरफुल थे, उनसे मैंने अप्रोच किया कि आप रात को भजनलाल को अपने खाने पे भोजन पे बुलाओ, और दोपहर से पहले वो तैयार थे, अब तैयार नहीं है। तो ये बीच का जो रास्ता है तैयारी ना तैयारी का, आप लास्ट में मैच्योर करा देना। तो मुझे रात को 8:30 बजे टेलीफोन आया धवन साहब की कोठी से कि भाई आपको मंत्री बना दें। मैंने कहा जी बना दो तो शुक्रिया। बोले लो करो चौधरी भजनलाल से बात। मैंने चौधरी भजनलाल से बात करी। उन्होंने कहा भाई तू बड़ा खलीफा है। तूने जी सबसे बड़े खलीफा तो आप ही हो। सुनो, उन्हें आखिरी चोट मारी।
अब जो सबसे जो उनको जो पीएचडी कहा करते थे, जो 3 मंत्री मेरे को अपोज कर रहे थे, उसमें एक सुरेंद्र मदान, एक कृष्ण मूर्ति हुड्डा और एक बलबीर पाल शाह। अच्छा, ये तीनों स्टेट मिनिस्टर थे। ये चाहते थे कि बत्रा साहब को बनाओ तो हमें अपग्रेड। तो मेरे को चौधरी भजनलाल कहने लगे कि बत्रा तू कैसे पहुंचेगा चंडीगढ़? मैं बोला जी मैं गाड़ी पे चल पड़ूंगा, पहुंच जाऊंगा। बोला ना, उन तीनों की गाड़ियां हरियाणा भवन में खड़ी हैं, तू अपनी गाड़ी उनके बीच में खड़ी कर ताकि उनको ये हो कि तू यहीं है। अच्छा, और तू किसी प्राइवेट गाड़ी में बैठ के चंडीगढ़ पहुंच जा। फिर मैंने अपनी गाड़ी वहां खड़ी की और फ्लैग को ऑन रखा ताकि ये हो कि बत्रा साहब यहीं है। और पीसी वतवा उस वक्त डीजीपी पुलिस रिटायर हुए थे, वो वहां ठहरे हुए थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, उनकी प्राइवेट गाड़ी में मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो दांगी और मैंने इकट्ठे ओथली। तो ये दिलचस्प किससे एक बात और आप जरूर, मैं चाहूंगा जरूर बताएं इसके। चौधरी भजनलाल जी का ये तय था कि 2004 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन हुड्डा साहब ऐसा क्या खेल कर गए कि हुड्डा साहब बने, वो नहीं बन पाए? ऐसा है, आपको सच्चाई बताता हूँ जी। चौधरी भजनलाल की लीडरशिप में चुनाव हुए, मेजोरिटी उनकी आई, लेकिन सोनिया जी ने मन बना रखा था क्योंकि ये नरसिम्हा राव जी के बहुत नज़दीक चले गए थे। और सोनिया जी ने ये मन बनाया था कि कभी मेरे हाथ में दोबारा पावर आई तो इनको नहीं दो, तो मैं चौधरी भजनलाल को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाऊंगे। दिस इज द फैक्ट। चौधरी भजनलाल जी ओवर कॉन्फिडेंट में मारे गए। उनके कहने से तो टिकटें मिली। हाँ, उनके कहने से टिकटें मिली, उनके कहने से एमएलए बन के आए। बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ 6-7 एमएलए थे सारे, बाकी मेजोरिटी 45 से ऊपर एमएलए भजनलाल जी के साथ थे। लेकिन तो पार्टी ने डिसीजन ले लिया, उन्होंने प्रस्ताव भी पास कर दिया कि केंद्रीय आला कमान तय करेगा। वो यहाँ तय कर जाते तो वो गलती चंडीगढ़ में हुई। चंडीगढ़ में जनार्दन द्विवेदी को भेजा गया था। तब आपकी सिंपैथी किसके साथ थी, किसके साथ जुड़े हुए थे आप? तो देखो भजनलाल जी के साथ नहीं, एक चीज तो थी कि जब एक आदमी मेजोरिटी लेके आया है, उसको टिकट मिली है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी वजह से उनको शौक लगा और वो तो उनको पैरालिसिस हो गया होता, उनको पारस हॉस्पिटल में उठा के ले गए। अच्छा। लेकिन एक लीडर के कहने से आप उनकी मर्जी से टिकटें देते हो और फिर उसकी लीडरशिप में मेजोरिटी एमएलए बन के आते हैं। ये तो कांग्रेस में पुराने समय से ही होता रहा है, मानता हूँ मैं, आई एग्री। तो इसलिए कभी आदमी को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे अब भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। अब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही पोजीशन पे हैं जो भजनलाल जी थे। अब देखो अब ये हालात बने ना, अब ये 25 दल में गुलाम नबी आजाद, वही मैं कह रहा हूँ, हालात बन रहे हैं ना। ये तो वक्त का पहिया है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो चौधरी भजनलाल में जो क्वालिटी थी, क्या कुलदीप बिश्नोई में है वो क्वालिटी? क्योंकि आप हजका में भी गए। 5% भी नहीं, 5% भी नहीं। कुलदीप बिश्नोई तो चीफ मिनिस्टर बन गया होता। अच्छा। जब बीजेपी उसको 30 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन ये कहता था मुझे सीट चाहिए। तो हजका में थे ना? मैं हजका में था। तो 30 सीटें क्यों नहीं ली उसने? इसलिए नहीं ली, वो कहता था, झगड़ा कहाँ हुआ कि वो कहता था कि मेरे नाम का चीफ मिनिस्टर अनाउंस करो। अच्छा। और बीजेपी अनाउंस नहीं कर रही? बीजेपी कहती थी कि अनाउंस नहीं भाई, पहले आप जिता के ले आओ। लीडर तो हम अपनी पार्टी का भी अनाउंस नहीं किया करते। ये इस बात पे अड़ गया। ये कुलदीप बिश्नोई की ऐतिहासिक गलती रही है उस समय। ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती है। ये चीफ मिनिस्टर बनता उस वक्त 30 में से इसके अगर 15 एमएलए भी बन के आ जाते तो बैलेंस इसके पास था, ये चीफ मिनिस्टर होता। लेकिन इसने अपनी सारी टीम को जो 25-30 जिनको टिकट मिलती उनका भी नाश किया और अपना भी नुकसान किया। मैं तो उस वक्त इसके पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन था, कुलदीप की पार्टी का, हजका का। अच्छा। हमने ही तो हजका को 2 फाड़ किया। हाँ, वो क्या था वो कि अब एक हजका 2, आपने कहा कि असली हजका तो हमारी है। इसने हमें ही निकाल दिया। अच्छा। हम विरोध करते थे कई बातों का। देखो एक आदमी का करैक्टर, अब भूपेंद्र मेरे डिफरेंसेस क्या है, रोज टेलीफोन भी करते हैं, रोज बातें भी होती हैं, रोज बैठते भी हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद हैं। वैचारिक मतभेद क्या है? वो ये हैं
कि कुछ पर्सनैलिटीज कुछ बन जाए ना चीफ मिनिस्टर, वो समझते हैं कि सब कुछ तुम्हारे नीचे हो गया। अगर रावण जो 4 वेदों का ज्ञाता था, उसको उसकी धर्म पत्नी ने, मंदोदरी ने कहा कि आप ना युद्ध करो राम के साथ, ये अवतार हैं, वो कहता था नहीं, अहंकार मार गया। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो समझता है कि तेरे से ज्यादा इस प्रदेश को जानने वाला ही कोई नहीं। तो भूपेंद्र हुड्डा की किस्सा बता देता हूं, उसकी भी सुन लो जी। मेरे फादर बड़े लिटरेरी आदमी थे, उनको सीक्रेट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, कई किताबें, पुरानी हिस्टोरिकल किताबें पढ़ा करते थे। एक चाणक्य का गुटका जो 12 पन्ने का था, इतना सा, वो ऊपर रहा करते, तो वो पढ़ के पढ़ा था वो। तो मैं ऊपर गया फादर के पास, तो वो वॉशरूम में थे, मैंने वो गुटका उठा लिया और मैं वो ले के नीचे उतरा, तो इतने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए। अच्छा। स्कूटर पे, वेस्पा, पिंक कलर का। बोला ये हाथ में क्या ले रहा है? मैंने कहा भाई गुटका। बोला तू चाय अंदर कह के आ, ये मैंने देखा। अच्छा। उसने देखी 3-4 चीजें, उसने अपनी जैकेट के अंदर डाल लिया। उनको पसंद आया वो और मैं दोस्त थे। एक दिन रात के हम तो 2-2 बजे पार्क में, ये 4 दीवारी मैंने बनवाई, डबल पार्क की। अच्छा। इसमें सुअर घुमा करते थे, हम यहाँ लेटा करते, मच्छर काटा करते। तो मेरे से कहता यार बतरा, हम भी कदे MLA MP बनाएंगे, ऐसे बोलते थे। हाँ। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरे तो जचती नहीं। हाँ। बोले कैसे? मैं बोला हमारा गुरु ही कोई नहीं, बनेंगे कैसे? बोला फिर क्या करा? मैंने कहा हवा है कांग्रेस की, जो सुल्तान सिंह के पास चलते हैं। अच्छा। उनको तैयार करते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, और वो अगर MP बन गए तो हम दोनों को टिकट मिल जाएगी। हमने मन बना लिया, चले गए, और ऐसा ही हुआ। जो सुल्तान सिंह चाहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव लड़े। उस वक्त चौधरी भजनलाल जी पावरफुल थे। इनको लोकसभा का चुनाव लड़वाने के लिए मेरी भी बहुत अहम भूमिका रही। अच्छा। चौधरी भजनलाल जी को एग्री करवाने, सुल्तान सिंह जी को तैयार करने गए थे, दे दी टिकट इनको। तो सुल्तान सिंह लड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा। तो वो गुटके का जिक्र चल रहा है, तो मैंने एक दिन भूपेंद्र हुड्डा को कहा, मैं कहा यार कुछ राजनीति समझ नहीं आ रही। क्या? बोला बतरा, जब राजनीति समझ में ना आवे तो फिर बेसमेंट में जाके आसन ले लेना चाहिए। मैं बोला ओहो, वो गुटका तेरे पास है जो पिताजी वाला? बोला ले गया मैं बोला वो गुटका दे भाई। वो उस गुटके में, चाणक्य के गुटके में ये चीजें लिखी हुई थी। अच्छा। वो तो उसको पढ़ गया, घोट गया, और मैं पढ़ नहीं पाया, मैं मर गया, वो चीफ मिनिस्टर बन गया। सियाना आदमी है वो। सुनो, इंटेलिजेंट मैन। अच्छा, वो क्या किस्सा है? किस्सा आपने कभी बताया था कि आपने पुतलों का एक घर बना दिया, एक पुतले बना के रख दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। सबसे ज्यादा पुतले तो आपने ही फूके ना? मैंने नहीं फूका जी। अच्छा। मैंने नहीं फूका, कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने फूके। हाँ, मैंने आज तक भूपेंद्र का पुतला नहीं फूका। अच्छा। कृष्ण मूर्ति ने घर पे खूब सारे पुतले हाँ, पुतले तो परमानेंट एक पूरा कमरा भर रखा था। मैंने कभी नहीं, आई नेवर। कृष्ण मूर्ति जी ने एक पूरा कमरा पुतलों का बना रखा? मैंने कभी नहीं। अच्छा। और रोज फूक देते? रोज फूक देते। मैंने आई नेवर। सुनो, मेरे भूपेंद्र हुड्डा के परिवार के साथ बड़े संबंध रहे। जो रणवीर सिंह के हम मेरे पिताजी बड़े भारी सपोर्टर थे। अब जैसे शैलजा जी के पिताजी जो चौधरी दलबीर सिंह, वो मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाले। मैं कैसे उनको छोड़ दूं? फिर वो PCC प्रेसिडेंट है। अच्छा, मैं क्यों ना साथ रहूं? अभी ये तो किससे सुने करंट पॉलिटिक्स में, अगर मैं कहूं कि मान लो बाय द वे कांग्रेस की मेजोरिटी आ जाती है, तो किसके चांसेस आपको ज्यादा लगते हैं? देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप। ये हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फैसला सोनिया जी करेंगी, जो राहुल जी करेंगे। ये तो मतलब कांग्रेस से वाला रटा है जो आप। हाँ, वही है जी, वही। क्या भजनलाल वाली तो नहीं बन जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ? देखो, वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूर का तो फिर आम कहाँ से खाए। अच्छा, कभी रात को आप बेंच पे बैठते हो फिर कभी आप? मेरी तो अब 20 दिन पहले एक ऐसे अनजान होटल के अंदर मीटिंग हुई, हम बैठे रहे घंटों। अच्छा। अभी कल रात को भी बात हुई, पुरानी बातें ताजा कर। हाँ, तो देखो, वो अगर ये एक टेलीपैथी है,
अगर वो मानसिक तौर पर वो क्लियर नहीं है तो स्वाभाविक है मैं भी क्लियर नहीं हूँ। ये शादीलाल बत्रा और भूषण बत्रा तो मेरी देन है। ये तो ये मुझे निकल के दो बार एमएलए। हाँ, मुझे निपटाने के लिए ये खड़े किए गए। ये कहाँ थे? ये तो वकालत करते थे अपनी। बीबी बत्रा जी के पिताजी जनसंघी थे ना, बीजेपी में थे। ये वकालत करते थे। शादीलाल कहा करता था यार छोड़, तू क्यों पॉलिटिक्स में आता है, आपको कहते थे। हाँ, ये तो मुझे निपटाने के लिए। ये कभी शादीलाल, ये सारे दोस्त तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही हैं, बीबी बत्रा जी भी, शादीलाल जी। आज कोई किसी का दोस्त नहीं है। इनको समय नहीं मिला। जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा बिल्कुल आ जाएंगे ना हाशिए में, ये नजर भी नहीं आवे। मैंने देखा राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता। कोई राजनीति में इट इज ए गेम ऑफ सूटेबिलिटी। किसको क्या चीज सूट करती है। आज उनको पता है, जो इनके साथ एमएलए है, मेजोरिटी एमएलए है, उनको पता है कि रोहतक, सोनीपत और झज्जर इलाके के अंदर ये भूपेंद्र का वर्चस्व है। जो देहाती वोट है वो उनके कहने से जाता है, इसलिए ये बोल नहीं सकते। यहाँ बेसमेंट में मेरे पास आएंगे, कुछ बोलेंगे, बाहर जाके कुछ बोलेंगे। अच्छा, यहाँ के तो रोहतक के तो मनोहर लाल खट्टर जी भी हैं, उनसे भी कोई मनोहर लाल खट्टर जी का किस्सा सुना देता हूँ, वो सबसे दिलचस्प है। हाँ। सुन लो। मनोहर लाल खट्टर जी रोहतक से चुनाव लड़ना चाहते थे, कभी उनका इंटरव्यू लेना तो जरूर पूछना। अच्छा। और रामविलास शर्मा जी मुझे बीजेपी में ले जाना चाहते थे, वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। वो मुनीश ग्रोवर के खिलाफ कैंडिडेट चाहते थे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मुनीश ग्रोवर थे, उसके साथ ओम प्रकाश धनखड़ को तो टिकट मिली ना, नरेश मलिक के साथ। नरेश मलिक के साथ थे। अच्छा, ये इन्होंने ग्रोवर साहब खट्टर साहब के ग्रुप से नहीं थे पहले? ना सुनो, पहले नरेश मलिक के साथ तो मुनीश ग्रोवर थे और ओम प्रकाश धनखड़ और रामविलास शर्मा इकट्ठे थे। अच्छा। टिकट मिल गई ओम प्रकाश धनखड़ को और इन्होंने फिर इनके पुतले फूके, रामविलास के भी और ओम प्रकाश धनखड़ के भी। इनको वो रंज था, वो मुनीश ग्रोवर को निपटाना चाहते थे, मुझे बीजेपी में लाके। अच्छा। मुझे रेवाड़ी रेस्ट हाउस में बुलाया, पूछना रामविलास जी से भी। और उन्होंने 5 जो उनके संगठन के जो प्रभारी थे, सीनियर लोग थे, उनको टेलीफोन किया कि सुभाष बत्रा 27 तारीख को कम से कम 10,000 आदमियों में बीजेपी ज्वाइन करेगा। उनमें एक टेलीफोन उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को भी कर दिया और एक गणेशी लाल जी को भी कर दिया, एक सुरेश भट्ट जी को भी कर दिया। इस तरह से 5 आदमी। मैं जब रेवाड़ी से चला तो मुझे खट्टर साहब का टेलीफोन आया कि सुभाष तुसी घर हो? मैं कहा नहीं, उनको तो पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। बोला मैं थोड़े घर आना चाहना। मैंने कहा आ जाओ, 1 घंटे बाद आ जाना। मैं घंटे बाद घर पहुंच गया, ये मेरे घर पे आए और कहने लगे सुभाष जी तुसी बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हो? मैं कहा ज्वाइन मुझे कहा गया है। कहने लगे मेरे कहना 10 दिन ज्वाइन ना करो। अच्छा। मैं कारण? बोले मैंने बनना चीफ मिनिस्टर और मैं रोहतक से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा जो करनाल वाला चुनाव था वो यहाँ से रोहतक से पूछना ना कभी इंटरव्यू में। और मैंने कहा मुनीश जो 3 बार हार चुका है उसे पूछ लिया आपने? कहने लगे हाँ उससे पूछ लिया। मैंने कहा वो क्या कहता है? बोला वो मान गया है। अच्छा। तो आप आओगे तो बड़े कद के लीडर हो, आपकी भी ये होगी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं लड़ना चाहता हूं। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि आप फरीदाबाद से लड़ लो, करनाल से लड़ लो, इस तरह की बातें। मेरी मनोहर लाल खट्टर जी से 7 मीटिंगें हुई। फिर मुनीश ग्रोवर मेरे मकान पे आया। आज मुनीश ग्रोवर मैं 1 घंटा बैठे रहे डी पार्क पे। मैंने 50 आदमियों में वो बात याद कराई। अच्छा, क्या थी? मुनीश ग्रोवर ने मेरे को टेलीफोन किया कि बत्रा साहब मैं घर आ जाऊँ? मैं कहा आ जा। आया। बोले आपने खट्टर साहब को हवा दे रखी है। अच्छा। और मैं 3 बार हार चुका हूँ और अब मेरा मौका आया है, अब मैं बन सकता हूँ। मैंने कहा तू स्टैंड ले ले। बोले मैं स्टैंड ले लूँगा, मेरा साथ दोगे? मैंने कहा दूंगा। इसने अगले दिन स्टैंड ले लिया। खट्टर साहब फिर आए मेरे पास, बोले मुनीश तो ना कर गया। मैं कहा फिर मैं क्या करूँ? मैं तो कांग्रेसी हूँ। पूछना कभी। सुनो, ये फिर इन्होंने फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर से बात करी, मनोहर लाल जी ने। हाँ, कि सुभाष बत्रा को यहाँ, उन्होंने कहा कि मेरी तो ऑलरेडी किसी से कमिटमेंट हो चुकी है। फिर इन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा मैं आ जाऊँ? आ जाओ। ये सामने वाले मकान पे आए खट्टर जी। अल्टीमेटली he decided to contest from Karnal and I decided
टू रिमेन इन कांग्रेस। मैंने कहा जिनकी जबान ही नहीं है, जिनका कोई तोल ही नहीं है, ये तो मैं तो बच गया, एक्सीडेंट हो जाता मेरा। अगर मैं बीजेपी में चला जाता तो तेरे साथ तो बहुत बूंदी बननी थी। क्या आप विधायक बनते रोहतक से? कहाँ से जी? गरोड़ जी की टिकट काट हाँ, देते? नहीं, मैं विधायक बनता जब एक खट्टर खुद चुनाव लड़ने के लिए रोहतक आ चुके थे, तो मुझे टिकट कहाँ से देते ये? तो वो तो वही काम हो जाता है ना, आप चीफ मिनिस्टर का दोस्त होते हैं आप। तो जी ना छोड़ो ना, चीफ मिनिस्टर तो मैंने बड़े देख रखे। अच्छा। और इस मौजूदा मुख्यमंत्री का तो दोस्त होना भी बड़ा भारी वो है कि काम तो किसी को करते नहीं, किसी से मिलते नहीं, पंजाबी समाज को अपना नहीं मानते। आपसे तो मिलते थे, आपसे तो साथ वो हो तो फिर मैं कह रहा हूं ना, उनको तो मेरे से संपर्क रखना चाहिए था। पंजाबी समाज को नहीं मानते, अपने नाम के पीछे खतर नहीं लिखवाते। माननीय है, सम्माननीय है, हमारे समाज के मुख्यमंत्री हैं, मैं आज भी दिल से उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन जितने भी लीडर आज तक हुए हैं, उन्होंने पहले अपने समाज को साथ लेके। खट्टर साहब तो कह रहे हैं मैं समाज का कोई, मैं पूरे हरियाणा का हूँ, बंसीलाल वाली सोच। तो ये देख लिया ना, सारे हरियाणा का हूँ, हरियाणा का तो देख रहे हो, अंबाला से हवा में ही हेलीकॉप्टर बदलना पड़ा, रोहतक में पुलिस लाइन में उतरना था, मठ में उतरना था और पुलिस लाइन में आना पड़ा। अच्छा। दोनों जगह किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। देखिए, एक प्रशासनिक, उनको जब अरविंद शर्मा के रोहतक में अपना दिल्ली में बैठ आए थे, अफसोस, तो यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत क्या थी? पॉलिटिकल जब चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया, ये सीआईडी और होम मिनिस्ट्री, ये इसका हमेशा विवाद रहा है। अब खट्टर साहब का भी विद साहब के साथ रहा कि सीआईडी रिपोर्ट, आपके समय में सीआईडी आपको रिपोर्ट करती थी? मेरे वक्त में चौधरी भजनलाल जी का मैं इतना ट्रस्टेड आदमी था, सीआईडी मेरे पास थी। अच्छा, उस समय सीआईडी आपके पास थी? मेरे पास थी, कभी कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं हुआ। सीआईडी जो रिपोर्ट रात को एक रिपोर्ट बना के देती है? हाँ जी, वो चीफ मिनिस्टर को तो देती है। वो आपको भी जाती? मेरे को भी जाती थी। क्या होता था उस रिपोर्ट में? उसमें रिपोर्ट में जो भी होता था, एक गोपनीय रिपोर्ट होती थी। लेकिन मेरे कहने का भाव बताते हैं कि उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही सो पाता था। सुनो, मुझे एक बात बताइए कि आज कितने इश्यूज पे अनिल विज साहब ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो तो ऐसा मानते हैं कि बीजेपी में खट्टर साहब के विरोधी हैं। नहीं, विरोधी का सवाल नहीं है, उनको ऐसे इशू उठाने नहीं चाहिए। भाई, चीफ मिनिस्टर इज ऑल पावरफुल, कोई ये गलती मान ले तो मान ले। पहले तो चीफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, फिर आप पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दीजिए। नहीं, उनकी तो आपने दिखाते हैं मजबूत पकड़। हाँ, क्या मजबूत पकड़ कहाँ से हो गई? आप डीजीपी को आप नकारा घोषित कर रहे हो, आप डीजीपी के खिलाफ पब्लिकली बोल रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा, टिप्पणियां कर रहे हो और फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। भाई, या आपने होम मिनिस्टर और आपने तय कर लिया कि डीजीपी काम का नहीं, फिर भी वो है वहाँ, फिर भी है वो। अब क्या है, इस सरकार का अगर तालमेल इतना भी नहीं, अब एक इशू नहीं, कितने इश्यूज पे एसपी यूं लगेंगे, किसी के साथ ये एसपी नहीं रहेगी। आपने इनकी जितनी भी कॉन्फ्लिक्टेड जो स्टेटमेंट आई हैं, एक भी चीफ मिनिस्टर ने, सरकार ने उनको इंडोर्स नहीं किया। तो फिर या तो घर बैठ जाओ ना। मेरे खिलाफ विधानसभा में क्वेश्चन उठा था कि सुभाष बत्रा एक ऐसा होम मिनिस्टर है जिसकी गाड़ी आईजी रैंक का अफसर चलाता है। अच्छा। वीएन राय जैसा पावरफुल डीजीपी रिटायर्ड, उसने स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपने गृह मंत्री का इतना ट्रस्टेड था कि मुझे ये अख्तियार था कि मैं उनकी गाड़ी भी ड्राइव किया करता था। ये तो एक फेथ और ट्रस्ट होता है। अच्छा, वो आपकी गाड़ी ड्राइव करते? हाँ, करते थे, मेरे दोस्त थे, आ जाते थे। हम फ्लड डेज के अंदर जिप्सी में बैठ जाते, मेरी जिप्सी में भी वायरलेस सेट थी, मेरी गाड़ी में भी वायरलेस सेट थी और मेरे एस्कॉर्ट में भी वायरलेस सेट थी। अच्छा। मैंने मेरे होम मिनिस्ट्री का मैं बताता हूँ जी, मैंने एक एसएचओ का ट्रांसफर कर दिया और मुझे महेंद्र प्रताप जी ने कहा, उसका नाम था फतेह सिंह गुज्जर। अच्छा। ईमानदार एसएचओ था। उन्होंने कहा मैं देखूंगा आपकी होम मिनिस्ट्री क्या है, मेरा एनआईटी में फतेह सिंह गुज्जर लगा दो। मैंने सहगल, क्योंकि उसको डीजीपी बनाने में मेरी बड़ी भूमिका थी, मैंने सहगल को बुलाया डीजीपी को। मैंने कहा भाई ये ऑर्डर कर दे। कहने लगे मुझे ये सीएम साहब से पूछ लूँ। मैं बोला अरे लगाया मैंने और तू सीएम साहब से पूछेगा, ऑर्डर कर दिए। 2 दिन बाद चीफ मिनिस्टर की लिफ्ट रुकी हुई थी और मैं भी पहुंच गया, सीएम साहब भी पहुंच गए, चौधरी भजनलाल। मेरे से चौधरी भजनलाल कहने लगे बत्रा आपने एक इंस्पेक्टर बदला है। मैं बोला हाँ, फतेह सिंह गुज्जर लगाया जी।
ईमानदार आदमी है। बोला मेरे से पूछना चाहिए था। लिफ्ट आ गई, मैं अपने दफ्तर में, वो अपने दफ्तर में, 5 मिनट में उन्होंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैंने इसको अपनी बड़ी बेइज्जती मानी। 5-7 दिन के बाद कैबिनेट मीटिंग, तो मैंने कैबिनेट मीटिंग के अंदर सवाल उठाया। मैंने कहा चौधरी साहब, सीएम साहब, पहले ये बताओ मेरी पावर्स क्या। पावर तो किसी के पास नहीं थी, सारे मंत्री यूं ही संतरी बने हुए थे। उन्होंने कहा ये तो सारी सरकार के अंदर ही ये मामला उथल पुथल कर पावर तो एक भजनलाल जी के पास थी। हाँ, हर चीफ मिनिस्टर के पास होती है। तो बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, पावर उन्हीं के पास थी। चौटाला साहब थे, पावर उन्हीं के पास थी। पावर्स तो चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है। किसी की पावर मंत्री की ले ले, किसी को दे दे। मैंने इसको बड़ा बेइज्जती माना। मैंने कहा जी मेरी पावर्स बताओ। वो समझ गए ये बत्रा की दुखती रख क्या है। बोला भैया SHO तक की पावर्स आपकी, इसके ऊपर मिल बैठ के। ठीक है जी। ओझा साहब चीफ सेक्रेटरी थे। मैंने कहा मेरा बाय नेम स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। SHO तक की पावर मेरी। मैंने कैबिनेट मीटिंग खत्म होते ही अपने ऑफिस में जाके 13 SHO बदल दिए। और मैंने उस वक्त इतने पावरफुल कल्याण रुद्रा जैसा DGP और AN माथुर जैसा होम सेक्रेटरी, मैंने दोनों को बुलाया। मैंने कहा मुख्यमंत्री की पावर्स क्या है, उनके पास अख्तियार क्या है, फैसिलिटीज़ क्या अवेल करते हैं। मैंने कहा उनकी गाड़ी में वायरलेस सेट है। बोले जी है। मैं कहा मेरी गाड़ी में वायरलेस सेट लगा। मैंने कहा उनके पास परमानेंट पायलट एस्कॉर्ट है। मैंने कहा मेरी 2 जिप्सी, 6 जिप्सी CID में आई थी। मैंने कहा दोनों के अंदर वायरलेस सेट फिट करो और मेरी कोठी में लगाओ। डॉट लाइन चीफ मिनिस्टर की कोठी पे है, आदमपुर में है, उनके ऑफिस में है। वो डॉट लाइन जिसको हॉट लाइन कह दो, वो सभी मेरे घर पे लगे। और लगी, सुनो, वाकी टाकी, ये वो, 1-4 की गार्ड, 1-4 की गार्ड एस्कॉर्ट में। मैंने सारे वो ऑर्डर लिखवाए और उनके सामने मैंने टाइपिस्ट बुलाया, ऑर्डर डिक्टेट करवाया। और जब मीटिंग ख़त्म होगी तो मैंने देखा कि जब होम सेक्रेटरी और DGP पुलिस निकले हैं तो मैंने चपड़ासी लगाया। मैं कहा देख कहाँ जा रहे हैं। नीचे चीफ मिनिस्टर बैठे थे। वो CM साहब के पास गए, सबको बाहर निकाल दिया। तो CM ने कहा क्या मामला हो गया। बोला जी वो तो आपने ऐसा होम मिनिस्टर बनाया, वो तो आप वाली पावर सारी। कहता वही पावर्स मेरे पास दो। बोला फौरन दे दो जो मांगे, ये सरकार तोड़ देगा। पावर तो किसी मंत्री के पास। आई गॉट दी पावर्स। और फिर उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री जी ने यह कहा, चौधरी भजनलाल जी ने, कि 3 जिले छोड़ के आप कहीं कुछ करना। कौन कौन से? फरीदाबाद, गुड़गांव एंड हिसार। उनमें उनका इंटरेस्ट था। मैंने कहा सर आप सारी स्टेट के मालिक, आप 3 पे ना कन्फाइन। ये तो एक बात की बात, मैं तो आपका फेथ लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ट्रस्टेड मैन ऑफ यू। और फिर ऐसा फेथ जमा जो टूटा ही नहीं कभी। आज भी मैं उनको बड़ा याद करता हूँ। तो ये रोजाना की वो वीज साहब कुछ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। ये आपके समय में नहीं थी? हमारे समय में बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए अच्छा, आपने जैसे गाड़ी घोड़े पावर सब कुछ देख ली जी। जीवन का सूत्र क्या है? सरल, मतलब कैसे? जीवन का सूत्र ये है कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। पावर आती जाती है, पावर आती जाती है, कुछ नहीं है। पावर जब चली जाती है, जो लोग पावर जाने के बाद दुखी हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। आप नहीं गए? मैं नहीं गया। मैं फ्री एंड बड़ा मोह से। आज मुनीश ग्रोवर जी मेरे पास बैठे थे, ये डी पार्क पे, बीटा की पे। तो मैंने कहा भाई मुनीश तू भी मंत्री रहा और हटा, मैं भी रहा और मैं भी हटा। अच्छा, आप भी हटा दिए थे? हाँ, सुन तो लो। नहीं, मैं हटाया नहीं था। अच्छा, मतलब टर्म पूरी हो गई थी। मैंने कहा कि तू अब भी मंत्री बन के चल रहा है। कहा मैंने 50 आदमी थे। मैंने कहा पावर कोई चीज नहीं। आप एक सादा जीवन, एक सादगी से आदमियों के बीच में रह के देखो, उसका कितना आनंद आता है। मैं सुबह यहाँ शाम को बच्चे खेलते हैं मेरी सड़क पे, मैं उनको देख के आनंद लेता हूँ और दरवाज़ा पूरा खोल देता हूँ। मुझे घंटी बजाने की जरूरत नहीं, जो आवे मैं मिलता हूँ। लोग, हाँ, लोग मजाक करते थे कि ये जो 2 बतरे हैं, शादीलाल और बीबी बतरा, ये तो खाना घर पे ही खाते हैं और आप पहले हो जो खाना बाहर खाते हो। पूछा किसी ने, आपके हॉस्पिटैलिटी के चर्चे हैं, पूछा किसी ने कारण। बोला बतरा को तो घर खाने नहीं देते, लोग खिलाते हैं। इनको लोग खिलाते नहीं, इसलिए अपने घर पे खाते हैं। दोस्तों, ये हम बातचीत कर रहे थे सुभाष बत्रा जी के साथ, जो हरियाणा के गृह मंत्री रहे हैं। और आपने बातचीत से लगा होगा कि कितने जिंदा दिल इंसान ये हैं।
बत्रा जी के हॉस्पिटलिटी के किस्से शहर में आम है, ये खाने पीने के पूरे शौकीन हैं और हर पार्टी में इनके दोस्त हैं। बत्रा जी अब भी किसी न किसी तरीके से खुद को सक्रिय रखते हैं और अगर ऐसा राजनीति के उस दौर का कोई सवाल बत्रा जी से जो पूछना था और मुझसे रह गया हो तो आप कमेंट करें, मैं बत्रा जी उसका जवाब जरूर देंगे। बत्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बड़ा आनंद आया आपसे बैठने से, जिस तरह के आपने सवाल पूछे, वरना जो पॉलिटिकल आदमी है वो डरता हुआ बैठता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। नहीं, आप लेकिन जो आपने पूछे हैं जी पकड़ा भी जाऊं तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।